आप देख रहे हैं गुमनाम है कोई भाग 7। उर्मिला देवी ने रावी से अर्जुन से कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करने की बात कही। उसने उर्मिला देवी से साफ मना कर दिया। उनके जाने के बाद वो उदास हो गई। सोचा था अर्जुन जी से शादी हो जाएगी तो फिर से उस घर में नहीं जाना पड़ेगा। कहाँ पता था कि यहाँ तो इन लोगों के मन में कुछ और ही चल रहा है। इससे अच्छा तो हम यहाँ पर आते ही नहीं। अब फिर से वही सब सहना पड़ेगा। अपनी पुरानी जिंदगी के बारे में सोचकर रावी की आंखें नम हो गई। उसने अंदर घुटन महसूस हो रही थी, इसीलिए वो फ्रेश एयर लेने के लिए बाहर आई। सभी अपने अपने कमरों में होने की वजह से बाहर शांति छाई थी। ऐसा करते हैं, ऊपर छत पर चलते हैं ताकि कुछ देर तो खुली हवा में सांस ले सकें। अब ये बंधन चुभने लगे हैं हमें। यहाँ अपनी मर्जी से कुछ भी करने की आज़ादी नहीं है। अर्जुन जी का रिश्ता हमारे लिए आया था तो लगा था कि वो आर्मी ऑफिसर हैं, तो खुले विचारों के होंगे। हम आगे अपनी स्टडी भी कंटिन्यू कर पाएंगे और हमारी लाइफ भी अच्छी हो जाएगी। इसीलिए ज़्यादा सोचे समझे बिना हाँ कह दी। यहाँ आने के बाद तो इनकी नई सच्चाई सामने आ रही है। ये तो इतने खुले विचारों के हैं कि शादी का भी कागज़ के टुकड़ों पर दर्ज करना चाहते हैं। अरे, शादी जन्म जन्म का बंधन होता है, ना कि 8-6 महीने के लिए किया गया कोई सौदा। रावी रोते हुए खुद से बातें करते हुए छत पर आ गई। आसमान में पूरा चांद था, इस वजह से छत पर चंद्रमा की अच्छी खासी रोशनी मौजूद थी। ऊपर आते ही रावी की नज़र सामने बैठे अर्जुन और नंदिनी पर गई। दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ रखा था, तो वहीं नंदिनी का सर अर्जुन के कंधे पर था। उन्हें इस तरह देखकर रावी बौखला गई। वो गुस्से में उनके पास गई। उसने उन दोनों के हाथ को एक दूसरे से अलग किया। रावी के इस तरह हाथ खींचने की वजह से अर्जुन और नंदिनी की आंख खुल गई। सामने रावी को देखकर दोनों एक दूसरे से जल्दी से अलग हुए और खड़े हो गए। यही है ना वो लड़की जिससे आप प्यार करते हैं? रावी ने गुस्से में चिल्लाकर कहा। अर्जुन और नंदिनी रावी की तरफ सवालिया नजरों से देख रहे थे। ये तुम क्या कह रही हो रावी? किसी ने तुम्हें कुछ कहा क्या? अर्जुन ने पूछा। किसी के कहने की क्या ज़रूरत है अर्जुन जी? आप दोनों जिस तरह से एक दूसरे का हाथ पकड़कर यहाँ पर सो रहे थे, मैं कोई बेवकूफ़ तो नहीं हूँ जिसे कुछ समझ नहीं आएगा? रावी ने जवाब दिया। उसकी बातों से अर्जुन और नंदिनी समझ गए थे कि रावी उन दोनों को गलत समझ रही है। नंदिनी ने बात को संभालते हुए कहा, देखो रावी, तुम गलत समझ रही हो। अर्जुन काफ़ी परेशान था, बस इसीलिए मैं उसके साथ यहाँ मौजूद थी। हाँ, अर्जुन जी तो परेशान होंगे ही, क्योंकि इन्हें मुझसे शादी जो करनी पड़ रही है। आप दोनों ने सोचा होगा कि जब तक चांस है तब तक कैसे भी करके एक दूसरे के साथ वक्त बिताते हैं, तभी इस तरह चोरों की तरह छिपकर छत पर एक दूसरे की बाहों में बाहें डालकर लेटे थे। गुस्से में रावी जो मन में आ रहा था वो बोले जा रही थी। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? मेरा हाथ पकड़ते हुए अर्जुन को नींद आ गई और मेरी कब आंख लग गई मुझे पता ही नहीं चला। जस्ट मेरा सर इसके कंधे पर रखा हुआ था और तुम क्या अनाप शनाप बोले जा रही हो? नंदिनी ने भी गुस्से में जवाब दिया। दोनों की बहस बढ़ती जा रही थी। अर्जुन ने उन दोनों को चुप कराते हुए कहा, क्या तुम दोनों झगड़ा करना बंद करोगी? रावी, नंदिनी बिल्कुल ठीक कह रही है। हाँ, समझाओ इसे। हमें तो मिले 3 दिन भी नहीं हुए हैं और तुम प्यार करने की बातें कर रही हो। प्यार तो दूर की बात है, अभी तो ठीक से हमारी दोस्ती भी नहीं हुई। नंदिनी ने अर्जुन की बात पर हाँ में हाँ मिलाई। नंदिनी की बात सुनकर अर्जुन का चेहरा उतर गया। उसने बिल्कुल धीमी आवाज़ में कहा, ये सच कह रही है रावी, हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप दोनों के बीच ऐसा कुछ भी नहीं है तो फिर उर्मिला आंटी मेरे कमरे में क्यों आई थी? उन्होंने मुझे कहा अर्जुन किसी और से प्यार करता है। रावी का गुस्सा अभी भी शांत होने का नाम नहीं ले रहा था। मुझे नहीं पता माँ ने तुमसे क्या कहा या क्या नहीं, लेकिन मेरे और नंदिनी के बीच में ऐसा कुछ नहीं है, अर्जुन ने जवाब दिया। ठीक है, मान लिया कि आप दोनों के बीच कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन उर्मिला आंटी, वो एक औरत होकर मुझसे ऐसा कह भी कैसे सकती हैं? क्या कहा उर्मिला आंटी ने तुम्हें जो तुम इतना गुस्सा हो रही हो? नंदिनी ने पूछा। रावी ने देखा नंदिनी और अर्जुन दोनों ही उलझन में थे। इससे वो समझ चुकी थी कि उर्मिला ने उससे जो कुछ कहा है उसके बारे में उन्हें कुछ भी नहीं पता था। आप दोनों के एक्सप्रेशंस देखकर पता ही लग रहा है कि आपको कुछ नहीं पता। चलिए मैं बता देती हूँ अर्जुन जी। आपकी माँ चाहती हैं कि मैं आपसे 6 महीने के लिए कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करूं। जैसे ही 6 महीने पूरे हों मैं आपको डाइवोर्स देकर खुशी खुशी यहाँ से चली जाऊं। बदले में वो मुझे बहुत सारे पैसे देंगी। आप क्या कहेंगे आप अपनी माँ के बारे में, जो एक औरत होकर दूसरी औरत की कीमत लगा रही है? रावी ने एक सांस से पूरी बात बता दी थी। देखो रावी,
मैं खुद किसी तरह की कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करने के फेवर में नहीं हूँ। मेरे घर वाले हमारी शादी करवाना चाहते हैं। दूसरा सच ये भी है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं इस सिचुएशन से कैसे निकलूं। अर्जुन की बात सुनकर रावी ने जवाब दे दिया, जितने सिंपल तरीके से आपने बात को मुझे समझाया है, उतने ही सिंपल तरीके से अपने घर वालों को भी पढ़ा दीजिए और इस शादी से पीछे हट जाइए। मैं पीछे नहीं हट सकता, अर्जुन ने कहा। तो मैं भी अपनी ज़िंदगी के 6 महीने आपको नहीं दे सकती। मुझे इस तरह की कोई शादी नहीं करनी है अर्जुन जी। आपकी माँ ने कहा आप किसी और से प्यार करते हैं। भले ही हम ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन इतनी बात अच्छे से समझते हैं कि अगर आप अपनी पसंद के हिसाब से शादी करो तो ज़िंदगी आसान हो जाती है। हम आपको यही सलाह देंगे कि आप उसी लड़की से शादी कीजिए जिससे आप प्यार करते हैं। रावी ने सादगी से जवाब दिया और वहाँ से नीचे चली गई। उसके जाते ही नंदिनी ने अर्जुन से पूछा, क्या तुम्हें ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज वाली बात पता थी? अर्जुन ने बिना कुछ बोले जवाब में हाँ में सर हिलाया। उसके हाँ कहते ही नंदिनी को भी उस पर बहुत गुस्सा आया। पता है, थोड़ी देर पहले मैं ये सोच रही थी कि तुम चाहकर भी किसी का बुरा नहीं सोच सकती। ये सब कॉन्ट्रैक्ट मैरिजेस कहानियाँ मूवीज़ और स्टोरीज़ में अच्छे लगती हैं, ना कि रियल लाइफ में। मुझे तुमसे ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी अर्जुन, नंदिनी ने कहा और गुस्से में वो भी वहाँ से जाने लगी। उसे रोकने के लिए अर्जुन दौड़कर उसके सामने आकर खड़ा हो गया। रावी की तरह आधी अधूरी बात सुनकर किसी नतीजे पर मत पहुंचो। माँ ने मुझे इस बारे में बताया था, लेकिन मैंने उन्हें साफ मना कर दिया था। मेरे मना करने के बावजूद उन्होंने रावी से बात क्यों की, इस बारे में मुझे नहीं पता। अर्जुन की आवाज़ से सच्चाई झलक रही थी। नंदिनी ने आगे कुछ नहीं पूछा और उसकी बात पर यकीन कर लिया। उसने अर्जुन का हाथ पकड़ा और कहा, मैं बाकी कुछ नहीं जानती, लेकिन इतना यकीन है कि तुम कभी किसी के साथ कुछ गलत नहीं करोगे। बस यही यकीन हमेशा बनाए रखना। अर्जुन ने उसके हाथ पर अपना दूसरा हाथ रखकर वादा किया। नंदिनी ने पलकें झपकाकर उसकी बात पर हामी भरी और वहाँ से नीचे जाने लगी। अचानक उसे रावी की बात याद आई जब उसने कहा कि अर्जुन किसी से प्यार करता है। वो फिर से अर्जुन की तरफ मुड़ी और कहा, वैसे तुमने कभी बताया नहीं कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड भी है। ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए फिर मिलवाना ज़रूर। पहले ठीक से मैं तो खुद मिल लूँ, इसके बाद तुम्हें भी मिलवा दूंगा। काफ़ी लकी है वो लड़की जिससे तुम प्यार करते हो, नंदिनी ने मुस्कुराकर कहा। नहीं, मैं बहुत लकी हूँ जो मुझे वो मिली। नंदिनी ने उसकी तरफ अंगूठा उठाकर थम्स अप किया और वहाँ से सोने के लिए चली गई। उसके जाने के बाद अर्जुन भी वहाँ से जा चुका था। अगले दिन से शादी की रस्में शुरू हो चुकी थी। कार्तिक की हल्दी की रस्म के लिए घर की औरतें और बच्चे सब घर के आंगन में इकट्ठा थे। रावी भी वहाँ मौजूद थी और उसने इस शादी से इनकार करने का मन बना लिया था। वो अपने घर वालों के आने का इंतज़ार कर रही थी। अब तो कुछ दिनों बाद हमारे अर्जुन को भी हल्दी लगने वाली है। मैं तो कहती हूँ दीदी, अर्जुन की हल्दी की रस्म भी आज ही पूरी कर लेते। रावी के घर वाले भी आने ही वाले होंगे, जानकी ने कार्तिक को हल्दी लगाते हुए कहा। रावी ने उनकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और बुझे मन से नकली मुस्कुराहट के साथ वहाँ बैठी थी। भाई, अब तो हमारे ठाठ होने वाले हैं, जो अब हमारे दो देवरानी आने वाली हैं, साक्षी ने हंसते हुए कहा। दो देवरानियाँ नहीं भाभी साहब, आपके 3 देवरानी आएंगी। आप हमें तो भूल ही गई हैं। जैसे ही भव्य ने कहा, साक्षी उसके पास आई और उसका हल्के से कान पकड़कर बोली, आपको कैसे भूल सकते हैं छोटे देवर साहब, लेकिन पहले आप बड़े तो हो जाए, उसके बाद देवरानी लाने का सोचेंगे। वहाँ का माहौल काफ़ी खुशनुमा था। एक एक करके सब कार्तिक को हल्दी लगा रहे थे। खुशी के माहौल में जहाँ सबके चेहरों पर मुस्कुराहट थी, वहीं रावी उदासपन से सबके बीच खुश रहने का दिखावा कर रही थी। सोचा नहीं था कभी उन लोगों के आने का इंतज़ार करना पड़ेगा जिनसे बचती रहती हूँ, रावी ने अपने मन में कहा। उसकी निगाहें दरवाजे पर टिकी थी। इन सबके बीच शादी की रस्मों में शामिल होने के लिए उसके चाचा चाची भी वहाँ आ गए थे। उसके चाचा चाची के अलावा उसके साथ उसका चचेरा भाई पारस भी था। कहना पड़ेगा मम्मी, अपने घर की नौकरानी के लिए काफ़ी अच्छा लड़का ढूंढा है आप लोगों ने, पारस ने इधर उधर देखकर कहा। वो एक ही नज़र में महल की भव्यता से काफ़ी प्रभावित हो गया था। वो शादी में शामिल होने के लिए काफ़ी बंधन कर आया था ताकि उनसे स्टेटस के मैच कर सके। वो नौकरानी है तो क्या हुआ, हम भी इन्हीं की तरह राज घराने वाले हैं, रावी के चाचा ने अपनी मूँछों पर ताव देकर कहा। वो एक दुबले पतले आदमी थे जिन्होंने भूरे रंग का सूट पहना था और चेहरे पर गहरी मूछें थी। उनके साथ उनकी चाची भी मौजूद थी, जिसने चेहरे पर काफ़ी सारा मेकअप लगा रखा था। वो दिखने में मोटी थी और काफ़ी भारी भरकम वर्क वाली साड़ी पहन रखी थी। रावी के चाची की बात सुनकर उसने मुंह बनाकर कहा, आप तो बस ही कीजिए चौहान साहब, आपके राजघराने मैंने बहुत देख लिए,
नाम का राजघराना है। बाकी सर पर बहुत सारा कर्ज और आपके बड़े भाई की लड़की के अलावा कुछ और नहीं है। पहले भले ही कुछ ना हो, लेकिन अब बहुत सारा होने वाला है। अरे, इस शादी के लिए उस बूढ़े ने बहुत सारे पैसे देने का वादा किया है। साथ ही उसने ये भी कहा है कि शादी के बाद रावी से हमारा कोई लेना देना नहीं होगा। मिस्टर चौहान ने कहा। कहने की ज़रूरत ही नहीं है। इस बला से जितनी जल्दी पीछा छूटे उतना ही अच्छा है। मिसेस चौहान ने जवाब दिया। अच्छा, अब बहुत हो गया, अपनी बातें बंद कीजिए, अंदर चलकर उनसे मिलिए, पारस ने कहा। वो तीनों मुस्कुराते हुए अंदर आए। उनके हाथ में शगुन का बहुत सारा सामान था। उनके चेहरों की मुस्कुराहट बता रही थी कि वो शादी को लेकर कितने उत्साहित थे। ऐसे में रावी का शादी के लिए ना कह पाना आसान नहीं था। कार्तिक की हल्दी की रस्म चल रही थी। इस बीच रावी के परिवार वाले भी शादी को अटेंड करने आ गए थे। रावी अर्जुन से शादी करने के लिए ना कहने वाली थी, लेकिन अपने परिवार वालों के चेहरे की खुशी देखकर उसकी इस वक्त कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं हुई। जैसे ही उर्मिला ने रावी के परिवार को देखा, वो मुस्कुराते हुए उनकी तरफ बढ़ी। ये लो, रावी की फैमिली भी आ गई है। उर्मिला देवी के कहते ही उन सबका ध्यान रावी के परिवार की तरफ गया। सबने एक दूसरे की तरफ हाथ जोड़कर अभिवादन किया। रावी की चाची रावी के पास आई और उसके सर पर हाथ फेर कर कहा, हमारी लाडो बहुत ही किस्मत वाली है जो उसे आप जैसी सांस मिलने वाली है। माँ की कमी तो मैंने कभी महसूस नहीं होने दी। अब इसकी ज़िंदगी में एक और माँ आने वाली है। सही कह रही हैं आप श्रीमती जी, मिस्टर चौहान ने उनकी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा। कहते हैं ना, भगवान एक दरवाज़ा बंद करता है तो दूसरा खोल ही देता है। क्या हुआ जो भाई साहब और भाभी जी आज इस दुनिया में नहीं रहे, उनके बाद हम दोनों ने रावी को अपने बेटी की तरह ही पाला है। इनसे मिलिए, ये मेरा बेटा पारस है, बाहर मुंबई में रहकर पढ़ाई कर रहा है। मिसेस चौहान ने पारस का परिचय कराया। उसके बाद उर्मिला ने एक एक करके अपने पूरे परिवार का परिचय करवाया। जैसे ही पारस की नज़र नंदिनी पर पड़ी, वो उसकी तरफ खोई नज़रों से देखने लगा। आंटी, आपने बताया नहीं कि वो सब कौन है? पारस ने दूर बैठी नंदिनी और उनके ग्रुप की तरफ इशारा करके कहा। वो तो मेरे बेटे उन्नति के दोस्त हैं जो सब लंदन से आए हैं, जानकी ने हंसकर कहा। अच्छा, तो आपकी बेटी भी हैं? मिसेस चौहान ने ललचाई हुई नज़रों से उन्नति की तरफ देखा। हाँ, उन्नति इस घर की इकलौती और सबसे लाडली बेटी है, उर्मिला देवी ने जवाब दिया। आप लोग थक गए होंगे, मैं आपको आपका कमरा दिखा देती हूँ ताकि आप लोग कुछ देर आराम कर सकें। चौहान फैमिली में उनकी बात पर हामी भरी। उर्मिला देवी ने उनके रुकने के लिए कमरों का इंतज़ाम कर दिया था। वो वहाँ पर मौजूद थे। रावी भी उनसे बात करने के लिए वहाँ पर आ गई थी। देख रावी, अब तो तुझे हम में से कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। बेटा, हमारे पास पैसे नहीं थे, इसीलिए हम तुम्हें ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं पाए, लेकिन अब तुम्हारी शादी के लिए इतना अच्छा घर परिवार देखा है। भगवान तुम्हें सारी खुशियाँ दे। मिस्टर चौहान ने अच्छा होने का दिखावा किया। मिसेस चौहान भी वहीं पर मौजूद थी। वो कमरे में घूमते हुए एक एक चीज़ को देख रही थी। उनके हाथ पारस भी वहीं पे था, जो कमरे में अलग अलग एंगल से खुद की सेल्फी क्लिक कर रहा था। देखना मम्मी, इनको सोशल मीडिया पर अपलोड करते ही मेरे फॉलोअर्स कितने बढ़ जाएंगे। अब मेरे दोस्तों को यकीन हो जाएगा कि मैं भी किसी रॉयल फैमिली से बिलोंग करता हूँ। बोलते हुए पारस मिसेस चौहान के पास गया और उनके साथ फ़ोटो क्लिक की। देखा, तेरे भाई और तेरे चाचा जी कितने खुश हैं, मिस्टर चौहान ने कहा। रावी को समझ नहीं आ रहा था कि वो इनके सामने अपने दिल की बात कैसे रखे। उसने जैसे तैसे हिम्मत जुटाई और कहा, चाचा जी, चाची जी, मैं शादी नहीं करना चाहती। जैसे ही रावी ने अपनी बात ख़त्म की, मिसेस चौहान अपनी जगह से उठी और रावी के पास आई। उन्होंने रावी का हाथ पकड़कर मरोड़ा और कहा, देख लड़की, फालतू बातें मत कर। पूरे गाँव में ये बात फैल गई है कि तेरी शादी हमने किसी बड़े घराने में तय की है। किसी को पता चला कि तेरी शादी टूट गई है तो तुझसे कोई शादी नहीं करेगा। मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं पूरी ज़िंदगी आपकी सेवा करते हुए बिता दूंगी। रावी की बात सुनकर मिस्टर चौहान बोले, तू तो बिता देगी, लेकिन हम क्या उम्र भर तुझे पालते ही रहेंगे? तुझे यहाँ भेजने के लिए महंगे कपड़े दिलवाए, गहने लिए और बाकी के सामान कर्जा लेकर आए थे, उन सब का क्या? तेरी शक्ल को चमकाने के लिए तेरी चाची तुझे ब्यूटी पार्लर में भी लेकर गई थी, उन सब के पैसे कौन भरेगा? देख लड़की, हमारे सामने जो भी कहा उसे भूल कर या गलती से भी ये बात किसी और के सामने मत कह देना, मिसेस चौहान ने कहा। और नहीं तो क्या? रावी की बात सुनकर पारस ने भी मुंह बनाया और अपनी राय रख दी। कहाँ हम बड़े बड़े सपने देख रहे हैं और इस बहन जी को शादी ही नहीं करनी। मम्मी, तुमने उस लड़की को देखा जो लंदन से आई थी? मुझे वो लड़की पसंद है। एक बार वो मुझसे पट जाए तो मैं उसके साथ फिर लंदन में सेटल हो जाऊँगा। इन लंदन वंदन वालियों के चक्कर में मत पड़। इनके इकलौती बेटी उन्नति को देख, दिखने में भी काफ़ी खूबसूरत है और इकलौती बेटी भी है। अरे, तू भी यहाँ पर राज करेगा, राज।
मिसेस चौहान और पारस ख्याली पुलाव पका रहे थे। इन सब के बीच रावी परेशान वहां खड़ी थी। उन दोनों की बात सुनकर मिस्टर चौहान को प्रताप सिंह से किया वादा याद आया, जहां उसने शादी के बाद रावी और उसके परिवार से कोई मुलाकात ना रखने का वादा किया था। उन्होंने उन दोनों को चुप कराते हुए कहा, आप दोनों ये शेख चिल्ली के सपने देखना बंद कीजिए। याद है ना उस बुढ़े ने क्या वादा किया था? शादी होने के 2 घंटे बाद यहाँ से निकल लेना है। उनकी बात सुनकर रावी हैरान थी। उसे इस बारे में पहले कुछ भी नहीं पता था। उसने हैरानी से पूछा, आप लोगों ने मुझे इस बारे में पहले क्यों नहीं बताया कि शादी के बाद मैं आपसे कभी नहीं मिल पाऊंगी? इसकी बात सुनो मम्मी, पिछले 22 साल से इसे देख देख कर हम परेशान हो गए और इसे अभी भी हमसे मिलना है। पारस ने रावी की बात का मजाक उड़ाया। मिसेस चौहान और मिस्टर चौहान भी पारस की बात सुनकर हंस पड़े। रावी ने आगे कुछ नहीं कहा और वहां से अपने कमरे में चली गई। मेरा साथ देने वाला यहाँ कोई नहीं है। मैं चाहकर भी शादी से पीछे नहीं हट सकती, लेकिन 6 महीने बाद मेरा क्या होगा? अपने भविष्य के बारे में सोचकर रावी की आंखों में आंसू थे। अपने कमरे में जाते वक्त रावी की नज़र अर्जुन पर पड़ी। शायद अब यही मेरा मदद कर सकती हैं, रावी ने अपने मन में कहा और अर्जुन से बात करने के लिए अपने कदम उसकी तरफ बढ़ाने लगी। मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी है, रावी ने अर्जुन के पास जाकर कहा। तुम काफ़ी परेशान लग रही हो। देखो, तुम्हें किसी बात की टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं उन्हें समझा दूंगा। तुम्हारे घर वाले भी आ गए हैं, तुम शादी के लिए मना कर सकती हो, अर्जुन ने कहा। उसकी बात सुनकर रावी की आंखों में आंसू आ गए। तुम्हें रोने की ज़रूरत नहीं है, तुम बहुत अच्छी लड़की हो। आप भी बहुत अच्छे हैं, तभी शायद अपने दिल की बात कहने आपके पास आ गई, रावी ने जवाब दिया। बताओ क्या बात करनी है? यहाँ नहीं, मेरे कमरे में चलकर बात करते हैं। अर्जुन ने हाँ कहा और रावी के साथ उसके कमरे में चला गया। कमरे में जाते ही रावी ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। मैं जानता हूँ एक लड़की के मन में शादी को लेकर बहुत से सपने होते हैं, लेकिन मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ रावी। मैं तुम्हें कभी खुश नहीं रख पाऊँगा। हमें ये कहते हुए अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन हम आपके आगे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्लीज़ आप खुद से शादी के लिए मना कर दीजिए। रावी रोते हुए अर्जुन के सामने हाथ जोड़ने लगी। अर्जुन ने उसके हाथ नीचे किए और कहा, ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। अगर मेरे पास ना कहने का ऑप्शन होता तो तुम यहाँ आती ही नहीं। मैंने देखा तुम्हारी फैमिली बहुत अच्छी है, वो तुम्हें ज़रूर समझेगी। ज़रूरी नहीं जो सामने से दिखाई दे वैसा ही हो। हमारे माँ बाप इस दुनिया में नहीं हैं अर्जुन जी, वो हमारे चाचा चाची हैं। हमने कभी उनकी किसी से शिकायत नहीं की। उन्होंने हमारे साथ जैसा भी बर्ताव किया हमने सहन किया। अगर हमने शादी के लिए मना किया तो वो हमें मार देंगे। थोड़ी देर पहले रावी की उसके चाचा चाची और पारस से जो भी बात हुई थी वो सब उसने अर्जुन के सामने रखी। साथ ही उसने ये भी बताया कि बचपन से वो लोग उसके साथ कैसा सलूक करते आ रहे थे। रावी के बारे में सुनकर अर्जुन को बहुत बुरा लगा। साथ ही उसे उसके घर वालों पर भी गुस्सा आ रहा था। शादी के लिए तुम्हारे परिवार वालों को पैसे दिए गए हैं? अर्जुन ने पूछा। मैं इस बारे में नहीं जानती। मैं बस आपसे ये कहना चाहती हूँ कि आप बस अपनी तरफ से शादी के लिए इनकार कर दीजिए। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो मुझे शादी करके मुझे अपना लीजिए। मैं आपसे वादा करती हूँ मैं आपसे कभी कोई शिकायत नहीं करूँगी। आप मुझे जैसे रखेंगे मैं रह लूँगी। रावी अर्जुन के सामने गिड़गिड़ाने लगी। ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। भले ही मैं तुमसे शादी ना करूँ, लेकिन तुम्हें तुम्हारे चाचा चाची के पास तो वापस नहीं जाने दूँगा। बिना शादी के कैसे? रावी ने अपनी बात खत्म भी नहीं की थी कि अर्जुन ने बीच में कहा, तुम आगे पढ़ना चाहती हो ना? रावी ने उसकी बात पर हामी भरी। अर्जुन ने जवाब में कहा, मैं तुम्हारा सबसे अच्छे इंस्टीट्यूट में एडमिशन करवा दूंगा। जब तुम्हारा शादी करने का मन हो तब तुम्हारी पसंद के हिसाब से उस लड़के से मैं तुम्हारी शादी करवा लूँगा। अब तक मैंने सब कुछ माँ पर छोड़ रखा था, लेकिन अब मैं किसी के साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगा। अर्जुन की बात सुनकर रावी ने राहत की सांस ली। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। बहुत किस्मत वाली है वो लड़की जिससे आप प्यार करते हैं। भगवान आप दोनों को हमेशा खुश रखे। हमें आप पर पूरा यकीन है, आप किसी के साथ गलत नहीं कर सकते हैं। बस मुझे इस यकीन को बनाए रखना है, तुम्हारे लिए और उसके लिए जिससे मैं प्यार करने लगा हूँ। अर्जुन ने रावी को आश्वासन दिया और वहाँ से चला गया। अर्जुन से बात करके रावी को भी अब कोई फिक्र नहीं थी। रावी से बात करके अर्जुन उसके कमरे से बाहर आया। उससे बात करके काफ़ी बेचैन हो गया था। उसने जो भी कहा वह उसके लिए यकीन कर पाना मुश्किल था। रावी ने कहा कि उसे मुझसे शादी करने के लिए उसके परिवार वालों को पैसे दिए गए हैं। जहाँ तक मुझे पता है पापा या चाचू ऐसा कुछ नहीं कर सकते। माँ तो ऐसा करने के बारे में सोच भी नहीं सकती। मेरी और रावी की शादी बड़े दादा साहब ने फिक्स की थी। उन्होंने ऐसा क्यों किया होगा? आप क्या चीज़ हो बड़े दादा साहब, हम आपको कभी नहीं समझ पाए, लेकिन आज आपको हमारे सवालों का जवाब देना होगा। अर्जुन ने प्रताप सिंह से बात करने का सोचा और वो उनसे बात करने के लिए ऊपर के फ्लोर पे जाने लगा। ऊपर के फ्लोर पर उर्मिला के अलावा किसी को भी जाने की इजाज़त नहीं थी।
अर्जुन इस बात से अनजान था और वो ऊपर के फ्लोर पर जाने लगा। वो ऊपर पहुंचा तो उसने देखा कि वो हिस्सा बाहर के काफ़ी हिस्सों से काफ़ी अलग था। वहाँ अंधेरा छाया हुआ था और हल्का धुआं फैला हुआ था। महल में कोई ऐसा भी हिस्सा मौजूद है, इसके बारे में मुझे पहले क्यों नहीं पता चला? अर्जुन ने अपने मन में कहा और वहाँ से प्रताप सिंह के कमरे की तरफ बढ़ा। अंदर जाने से पहले अर्जुन ने दरवाजे से भीतर झांका, जहाँ अंदर का नज़ारा देखकर उसके होश उड़ गए। सामने हवन कुंड जला था, जिसके सामने 3 कंकाल बैठे थे। उन्होंने काले रंग के औरतों के कपड़े पहने थे और सोने के गहने पहने थे। उनके सामने एक और कंकाल मौजूद था, जिसने आदमियों की वेशभूषा पहन रखी थी। ये वही नज़ारा था जो बचपन में अर्जुन ने गलती से तहखाने में देखा था। उसे फिर से देखने के बाद वो वहीं जड़ हो गया। उसे देखने के बाद अर्जुन की आंखें फटी की फटी रह गई। उसने खुद को संभालने के लिए कमरे का दरवाज़ा पकड़ा। हे भगवान, यहाँ ये सब क्या चल रहा है? इसका मतलब मैंने बचपन में जो भी देखा था वो सच था। अर्जुन ने इधर उधर देखा तो उसे कोई नजर नहीं आया। कमरे में चारों तरफ एक अजीब तरह की बदबू फैली हुई थी। मैंने इस बारे में माया किसी और से कहा तो सब मेरी बात को वहम समझकर टाल देंगे, जैसा उन्होंने पिछली बार किया था। मैं किसी को बुलाने भी गया तो वापस आने पर ये मुझे यहाँ मिलेंगे भी या नहीं, इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है। अर्जुन ने अपने मन में सोचा। उसने जैसे तैसे हिम्मत करके अपना मोबाइल निकाला और उन लोगों की फ़ोटो क्लिक करने लगा। जैसे ही उसने फ़ोटो क्लिक करने के लिए अपना मोबाइल सामने किया तो फ़ोन की स्क्रीन ब्लैक हो गई। ये नॉर्मल तो बिल्कुल नहीं हो सकता। अर्जुन ने अपने डर पर काबू तो पा लिया था, लेकिन उसे समझ नहीं आया कि वो इन सबको कैसे रोके। वहाँ मौजूद धुआं बढ़ने लगा। अब उसमें सांस लेना भी दूभर हो गया था। धुएं के अंदर उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। अचानक उस धुएं में उसे चमकती हुई कुछ आंखें उसकी तरफ घूरती हुई दिखाई दी। अर्जुन जल्दी से नीचे की तरफ दौड़ने लगा। ऊपर से आते हुए हड़बड़ाहट में वो नंदिनी से टकरा गया। नंदिनी ने देखा अर्जुन काफ़ी घबराया हुआ था। उसका चेहरा पसीने से लथपथ था। अर्जुन का दिल तेज़ी से धड़क रहा था। जैसे ही उसने नंदिनी को देखा उसने उसे गले लगा लिया। नंदिनी ने महसूस किया कि अर्जुन का शरीर बुखार से तप रहा था। वो काँप रहा था। क्या हुआ अर्जुन, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही। नंदिनी ने उससे अलग होना चाहा, लेकिन अर्जुन ने उसे कसकर पकड़ रखा था। प्लीज़ प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाओ, बिल्कुल धीमी आवाज़ और कांपती आवाज़ में कहा। नंदिनी कुछ कह पाती उससे पहले अर्जुन उसकी बाहों में बेहोश हो चुका था। उर्मिला देवी उस वक्त वहाँ से गुजर रही थी। उसने अर्जुन को नंदिनी के गले लगे हुए देखा तो वो दौड़कर उनके पास पहुँची। दोनों पागल हो गए हो क्या, जो घर के बीच में इस तरह एक दूसरे से गले लगे हुए हो? उर्मिला ने सख्त लेकिन धीमी आवाज़ में कहा। आंटी, आप हमें गलत समझ रही हैं। देखिए ना इसे क्या हो गया। अर्जुन, तुम कुछ बोलो। नंदिनी ने महसूस किया अर्जुन बेहोश हो गया है। आंटी, इसकी तबीयत ठीक नहीं है। ऊपर से काफ़ी हड़बड़ाहट में भाग कर आया और मेरे गले लग गया। अब देखिए ना, ये फेंट भी हो गया है। अर्जुन कहाँ से आ रहा था? उर्मिला देवी ने अपनी तसल्ली के लिए पूछा। मैंने इसे ऊपर के फ्लोर से दौड़ता हुआ आता देखा, नंदिनी ने जवाब दिया। उसके बाद सुनकर उर्मिला देवी समझ गई कि अर्जुन के साथ क्या हुआ होगा। ठीक है, मैं इसे देखती हूँ। तुम इस बारे में किसी को कुछ मत बताना और मेरे कमरे में मंदिर में रखा गंगा जल लेकर आओ। वहाँ तुम्हें लाल रंग का धागा भी दिखाई देगा, उसे भी ले आना। उर्मिला देवी ने नंदिनी को सब कुछ समझाया। उसके बाद उन्होंने अर्जुन को संभाला और उसे लेकर अपने कमरे में गई। अर्जुन का पूरा चेहरा लाल हो गया था और शरीर बुखार से तप रहा था। बचपन में तो सब चीज़ों को आपका वहम कहकर टाल दिया था, लेकिन अब आपको कैसे समझाएंगे? ऊपर से आपका ज़िद्दी स्वभाव। हमें आपको इस शादी में बुलाना ही नहीं चाहिए था। सब हमारी गलती है। उर्मिला की आंखों में आंसू थे। वो लाचारी से अर्जुन की तरफ देख रही थी। उर्मिला अर्जुन के बालों में हाथ फैला रही थी। तभी नंदिनी उसकी बताई हुई चीज़ें लेकर उनके कमरे में पहुंची। कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद कर दो, उर्मिला देवी ने कहा। नंदिनी ने कमरे का दरवाज़ा बंद किया और उनके पास आई। उसके मन में भी काफ़ी सारे सवाल उठ रहे थे, लेकिन अर्जुन की ख़राब हालत के चलते उसने कुछ भी नहीं पूछा। उर्मिला ने गंगा जल लेकर अर्जुन का मुंह धोया। उसके बाद उसने मंदिर में रखा धागा अर्जुन की कलाई पर बांध दिया। हे माता रानी, मैं हमारे बेटे की रक्षा कीजिए। वो इन सबसे अनजान है, उसे अनजान ही रहने दीजिए। उर्मिला ने हाथ जोड़कर मन ही मन प्रार्थना की। आंटी, ये सब करने के बजाय हमें किसी डॉक्टर को बुला लेना चाहिए। नंदिनी को उर्मिला देवी का बर्ताव काफ़ी अजीब लगा। तुम लंदन से आई हो ना, इसीलिए ये सब चीज़ें तुम नहीं समझोगी। शायद हाँ। बोलते हुए नंदिनी उस दिन के बारे में सोचने लगी जब इसी तरह उसे अचानक अजीब चीज़ें दिखाई देने की वजह से बुखार हो गया था और घर की मेड उसके कमरे में आई थी। नंदिनी ने खोए हुए सर में कहा, या शायद मैं इन सब को समझ सकती हूँ। मतलब क्या है तुम्हारे कहने का? उर्मिला ने हैरानी से पूछा।
अर्जुन को आराम की ज़रूरत है, आप उसके पास रहिए, मैं चलती हूँ। कहकर नंदिनी जाने के लिए उठी, तभी उर्मिला देवी ने उसे रोकते हुए कहा, अगर मैं तुमसे कुछ मांगना चाहूँ तो क्या तुम मुझे दोगी? नंदिनी हैरानी से उर्मिला देवी की तरफ देख रही थी। उसे हैरान देखकर उर्मिला देवी ने कहा, मुझे इस तरह मत देखो, जानती हूँ तुम हमारी मेहमान हो, शादी अटेंड करने आई हो। मैं तुमसे ज़्यादा कुछ नहीं चाहती, बस प्लीज़ अपने दोस्तों को लेकर यहाँ से चली जाओ। अपने लिए, मेरे अर्जुन के लिए। मेरे जाने के बाद क्या अर्जुन की तबीयत ठीक हो जाएगी? नंदिनी ने जवाब दिया। उर्मिला ने महसूस किया कि नंदिनी की आवाज़ में अर्जुन से दूर होने का दर्द झलक रहा था। उसकी आंखें नम हो गई थी और आवाज़ भारी भी। क्या तुम इससे प्यार करने लगी हो? उन्होंने सीधे सीधे पूछा। ये आप कैसी बातें कर रही हैं आंटी? हमें मिले तो अभी सिर्फ 4 दिन हुए हैं। अर्जुन मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड है। हमने एक दूसरे से बहुत कुछ बातें भी शेयर की जो शायद मैं किसी और को नहीं कह पाती। प्यार नहीं करती तो अपनी दोस्ती की खातिर यहाँ से चली जाओ। अपने दोस्तों से कोई भी बहाना लगाओ या कुछ भी कहो, लेकिन प्लीज़ तुम पार्थ और हेज़ल यहाँ से कहीं दूर चले जाओ। अर्जुन की शादी के बाद वापस आ जाना, लेकिन तब तक मेरे अर्जुन से दूर रहो। उर्मिला देवी ने नंदिनी के आगे हाथ जोड़े। उसे वो सब बहुत अजीब लग रहा था। उसने उर्मिला के हाथ नीचे किए और कहा, आंटी, मुझे आप एम्बेरस कर रही हैं। ये सब कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं पार्थ और हेज़ल से बात करती हूँ। नंदिनी ने इतना ही कहा और वहाँ से चली गई। उसे अर्जुन से बात किए बिना जाना बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन उर्मिला देवी की वजह से वो कुछ कह नहीं पाई। उसके कमरे से जाने के बाद उर्मिला ने अर्जुन की तरफ देखा। उन्होंने अर्जुन के माथे को छू कर देखा तो बुखार काफ़ी कम हो गया था। हम जानते हैं होश में आने के बाद आप सबसे पहले नंदिनी के बारे में पूछेंगे। आपके साथ जो भी हुआ इन सब के बारे में सवाल खड़े करेंगे, लेकिन आपके और नंदिनी की भलाई के लिए हमें ये सब करना पड़ा। उर्मिला देवी ने नम आंखों से कहा। वो वहीं पर बैठकर अर्जुन के होश में आने का इंतजार करने लगी। उर्मिला देवी से मिलने के बाद नंदिनी नीचे आई। उसने देखा हेज़ल, पार्थ और उन्नति हल्दी के फंक्शन के बाद फ़ोटो क्लिक करने में लगे थे। गौरव भी वहीं उनके साथ मौजूद था। नंदिनी दुखी मन से उनके पास गई और कहा, गाइस, मुझे यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा। लगता है मुझे यहाँ का एटमॉस्फेयर सूट नहीं हुआ। आर यू फाइन नंदू? उन्नति ने परेशान होकर पूछा। नहीं यार, जब से यहाँ आई हूँ अजीब अजीब सी चीज़ें हो रही हैं। मैं कभी इतने लोगों के बीच में नहीं रही तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा। ऊपर से मॉम डैड की याद अलग से आ रही है। उन्नति, इफ़ यू डोंट माइंड, अर्जुन और कार्तिक की शादी होने तक हम कहीं और रहने के लिए जा सकते हैं। नंदिनी ने बहाना बनाया। कोई उसकी तरफ हैरानी से देख रहा था, क्योंकि इस शादी को लेकर सबसे ज़्यादा एक्साइटेड वो ही हो रही थी। लेकिन तुम लोगों के बिना मैं अकेली पड़ जाऊंगी। नंदिनी के जाने का नाम सुनकर ही उन्नति उदास हो गई थी। हेज़ल ने उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, और मेरा भी ये शादी अटेंड करने का बहुत मन था। प्लीज़ थोड़े दिन के लिए एडजस्ट कर लो। हाँ नंदिनी, तुम्हारी फ्रेंड्स बिल्कुल ठीक कह रही हैं। हम सब अपना काम छोड़ कर आए हैं। मैंने सिर्फ 2 दिन की छुट्टी ली थी, लेकिन अब अर्जुन की शादी के लिए और भी रुक रहा हूँ। जब हम इतना एडजस्ट कर रहे हैं तो थोड़ा तुम भी कर लो। गौरव ने उसे समझाने की कोशिश की। पार्थ को भी नंदिनी की तरह काफ़ी अजीब महसूस हो रहा था। जब से उसे चोट लगी थी तब से वो खोया हुआ महसूस कर रहा था। लेकिन मैं नंदू की बात से एग्री करता हूँ। मुझे भी यहाँ काफ़ी वियर्ड फीलिंग आती है। ऐसा लगता है एनी टाइम कोई मुझे देख रहा है। उन्नति, मैं तुमसे बात करने ही वाला था। मुझे यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा। पार्थ ने भी अपनी बात रखी। लेकिन तुम लोग चले जाओगे तो मेरा यहाँ मन नहीं लगेगा, उन्नति ने जवाब दिया। फिर ऐसा करते हैं, हेज़ल तुम्हारे साथ यहाँ रुक जाएगी। गौरव भी यहाँ पर है। तुम लोग शादी अटेंड करके आ जाना। मैं और पार्थ उसके घर के लिए निकलते हैं। नंदिनी ने बीच का रास्ता निकाला। वो लोग उनके जाने से खुश नहीं थे, लेकिन नंदिनी और पार्थ के बार बार कहने पर उन्हें रोक भी नहीं पा रहे थे। कुछ ही देर में नंदिनी और पार्थ ने अपना सामान पैक कर लिया और मुंबई जाने के लिए निकल गए। इन सब से बेखबर अर्जुन अभी भी अपने कमरे में बेहोश था। प्रतापगढ़ के महल से आने के बाद पार्थ और नंदिनी बस स्टॉप पर नज़दीकी एयरपोर्ट जाने के लिए बस का इंतजार कर रहे थे। दोनों ही बीच शादी में से आने की वजह से परेशान थे। पार्थ को उन्नति की फिक्र सता रही थी, तो वहीं नंदिनी भी अर्जुन के बारे में सोचकर फिक्रमंद थी। क्या हमारा इस तरह शादी के बीच में से आना सही है? पार्थ ने पूछा। इस बारे में मैं कुछ नहीं जानती। इतने कम वक्त में मेरा अर्जुन के साथ एक अनजाना रिश्ता जुड़ गया, जिसे मैं खुद भी महसूस नहीं कर पाई। नंदिनी की बात सुनकर पार्थ ने पूछा, क्या तुम उससे प्यार करने लगी हो? प्यार तो नहीं कह सकती, लेकिन एक फीलिंग कनेक्ट हो गई है। हमें मिले अभी वक्त ही कितना हुआ है जो मैं उससे प्यार करने लगूं। उसकी बात सुनकर पार्थ ने हंसकर कहा, पागल लड़की, प्यार करने के लिए फीलिंग्स इंपॉर्टेंट होती है ना कि टाइम। ज़रूरी नहीं कि आप किसी के साथ 1 साल या 6 महीने बिताओ तभी उसके साथ आपको प्यार हो सकता है। कई बार कुछ घंटे साथ बिताने के बाद भी कोई अपना लग सकता है।
फिर तो अच्छा हुआ ना कि हम वहाँ से चले आए। अर्जुन की शादी होने वाली है। शायद इस फीलिंग की वजह से मैं उसे किसी और का होता नहीं देख पाती, और मुझे भी इन सब के बीच उन्नति की फैमिली से बात करने का मौका नहीं मिला। पार्थ ने जवाब दिया। दोनों लगभग 1 घंटे से बस के आने का इंतजार कर रहे थे। पार्थ वहाँ मौजूद लोगों से बस का टाइम पूछने के लिए गया तो उसे पता चला कि आज बस नहीं आने वाली है, अब तो बस कल ही आएगी। यही बस स्टॉप पर टाइम बिताने से अच्छा है कि घर वापस चलते हैं, पार्थ ने कहा। नंदिनी को उर्मिला देवी की कही हुई बात याद आई, जहाँ उन्होंने उसे अर्जुन की शादी तक उससे दूर रहने के लिए कहा था। आप वापस नहीं जाना, नंदिनी ने वापस जाने से मना कर दिया था। लेकिन पूरी रात यहाँ बस स्टॉप पर भी नहीं बिता सकते, पार्थ ने जवाब दिया। और कुछ देर सोचा। अचानक उसे कुछ सूझा और उसने कहा, हम लोग प्रतापगढ़ वापस नहीं जा सकते, लेकिन विक्रमगढ़ तो जा सकते हैं ना। मैं तो भूल ही गया कि मेरा होम टाउन विक्रमगढ़ है, जो यहाँ से ज़्यादा दूरी पर मौजूद नहीं है। चलो आज तुम्हें हमारे महल की सैर करवाई जाए। नंदिनी को याद आया कि उसने जो कहानी पढ़ी थी उसमें राजकुमारी नंदिनी विक्रमगढ़ की राजकुमारी थी, महाराजा सूरज सिंह का वंशज होने की बात बताई थी। ऐसे में उसे विक्रमगढ़ जाकर काफ़ी सारी बात का पता चल सकता था। नंदिनी ने तुरंत विक्रमगढ़ जाने की हामी भर दी। पार्थ और नंदिनी अब वापस प्रतापगढ़ जाने की बजाय विक्रमगढ़ जाने के लिए निकल पड़े। उर्मिला देवी से रिक्वेस्ट करने पर नंदिनी पार्थ के साथ प्रतापगढ़ छोड़कर मुंबई जा रही थी। एयरपोर्ट के लिए बस नहीं मिलने पर दोनों ने पार्थ के होम टाउन विक्रमगढ़ जाना तय किया। विक्रमगढ़ प्रतापगढ़ से ज़्यादा दूर नहीं था। लगभग 3 से 4 घंटे की यात्रा करने के बाद वो दोनों विक्रमगढ़ पहुंच चुके थे। हम यहाँ रुकेंगे कहाँ? बस से उतरने ही नंदिनी ने पूछा। हमारे महल में, और कहाँ? उन्नति की फैमिली की तरह हमारे महल में लोग नहीं रहते, लेकिन उसे एक म्यूजियम का रूप दे दिया गया है। लोग अक्सर विजिट करने के लिए यहाँ आते रहते हैं। वहाँ का केयर टेकर मुझे पहचान लेगा। मैं डैड से बात करवा दूंगा और वो हमारे रुकने का इंतज़ाम भी करवा देगा। टू बी कंटिन्यूड। दोस्तों, आखिर अर्जुन का रिएक्शन क्या होगा जब उसे होश आएगा? और पार्थ और नंदिनी का विक्रमगढ़ जाना क्या कोई इत्तेफाक है या कोई साजिश या किसी आने वाली अनहोनी के निशानी? अपना जवाब कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।